संजय शाम को थका हुआ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुजाता ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, संजय ने टालते हुए कहा। तभी सुजाता बोली, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अगर पैसों की बात है तो आप चिंता ना करें, मैं घरों में काम कर तो रही हूँ, आज नहीं तो कल आपको तनख्वाह मिल जाएगी। संजय ने नम आंखों से जवाब दिया, अब क्या तनख्वाह मिलेगी, नौकरी ही चली गई। क्या, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा सेठ तो बहुत मक्कार निकला, सुजाता गुस्से में बोली। संजय ने उदास मन से उसे जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, दुकान पर बहुत घाटा चल रहा है। पुराने बंधे हुए सारे ग्राहक दूसरी दुकान पर चले गए। पास ही एक बहुत बड़ी नई दुकान खुल गई है। मालिक को अब न पीछे से माल उधार मिलता है, न कोई ग्राहक उधार का पैसा वापस कर रहा है। मालिक दुकान बंद करने को बोल रहे हैं। इधर मालिक श्याम जी आज घर पहुँचे तो बहुत उदास थे। सांची ने पापा को देखा तो वह दौड़कर पानी ले आई। तभी उनकी पत्नी कविता ने उन्हें परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? श्याम जी ने उन्हें दुकान की चाबी देते हुए कहा, आज मैं दुकान बंद कर आया हूँ, अब उस दुकान में कुछ नहीं बचा। यह सुनकर कविता की आंखें नम हो गईं। वह पहले से जानती थी कि दुकान घाटे में चल रही है, लेकिन इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा उसे उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए श्याम जी से चाबी ली और कहा, आप चिंता ना करें, ये चाबी मैं मंदिर में रख रही हूँ, हमारी दुकान को वे ही शुरू करवाएंगे। यह सुनकर श्याम जी के चेहरे पर फीकी सी हंसी आई और कुछ देर में वह गायब हो गई। अगले दिन श्याम जी घर के आंगन में बैठकर सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। आज ना तो दुकान जाने की जल्दी थी, ना अपने नौकर संजय को फोन करने की। इधर संजय भी आज सुबह उठकर बहुत परेशान था। उसे लग रहा था अभी मालिक का फोन आ जाएगा और वे उसे डांटते हुए कहेंगे, अभी घर में ही बैठा है, दुकान कब खोलेगा। इस सब के बीच बैठे बैठे श्याम जी को ध्यान आया कि उन्होंने अभी पिछले महीने ही बिटिया का विवाह पक्का किया है। अगर उनके समधियों को यह पता लगा तो वे ना जाने क्या सोचेंगे। बाजार में यह खबर तो आग की तरह फैल जाएगी। तभी कविता चाय बनाकर ले आई। श्याम जी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, कविता, किसी को ये बात मत बताना कि हमारी दुकान बंद हो गई है। कहीं लड़के वालों को पता लग गया तो वे ना जाने क्या सोचेंगे और कहीं रिश्ता ना तोड़ दें। सांची पीछे खड़ी पापा मम्मी की बातें सुन रही थी। वह गहरी सोच में पड़ गई। पापा की दुकान बंद हो गई, अब कैसे शादी का इंतजाम करेंगे? इसी दुकान के भरोसे तो वो कर्ज लेना चाह रहे थे, अब कौन उन्हें कर्ज देगा? यही सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर घर के मंदिर के सामने पहुंच गई। भगवान, मुझे लड़की क्यों बनाया? मैं केवल अपने पिता पर बोझ बन गई हूँ। आज अपने व्यापार की चिंता करने की बजाय उन्हें मेरी चिंता हो रही है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने संजय खड़ा था। आओ संजय, अंदर आओ। उसे देखकर श्याम जी चौंक गए। संजय, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी बकाया तनख्वाह धीरे धीरे चुका दूंगा। फिर तुम सुबह सुबह यहाँ आ गए। मुझ पर अब इतना भी भरोसा नहीं रहा। संजय उन्हें देखकर रोने लगा। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है।
20 साल से आपकी दुकान पर नौकरी कर रहा हूँ। अब घर पर बैठकर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह आपके घर चाबी लेने आता था, इसलिए आ गया। यह सुनकर श्याम जी की आंखें भी नम हो गईं। क्या करें संजय, अब तो तू कहीं और काम ढूंढ ले। हट्टा कट्टा है, तुझे कहीं भी काम मिल जाएगा। सेठ जी, मुझे घर पर ही रख लीजिए, घर का छोटा मोटा काम कर दिया करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे, हम तनख्वाह कहाँ से देंगे, वैसे भी यहाँ काम ही कितना है। श्याम जी ने उसे समझाकर वापस भेज दिया। उसे भेजने के बाद वे भी फूट फूट कर रो पड़े। तभी सांची उनके पास आई, बोली, पापा आप हिम्मत हार जाओगे तो हमारा क्या होगा। आप एक काम कीजिए, लड़के वालों से बात कीजिए कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, हमें कुछ समय चाहिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो शादी भी हो जाएगी। श्याम जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटी, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है, मैं किसी तरह सब इंतजाम कर लूँगा। जरूरत पड़ी तो यह घर कुछ दिन के लिए गिरवी रख दूंगा। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप सब ठीक कर लूंगी। कुछ देर बाद सांची ने अपने होने वाले पति साहिल से फोन पर बात की और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया। दोनों एक होटल में मिले। सांची ने सारी बात बता दी। यह सब सुनकर साहिल ने कहा, सांची तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा मेरे पापा की तरह हैं। मुझे एक दिन का समय दो, मैं अपने परिवार से बात करके कल बताता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सांची को साहिल की बातों पर विश्वास हो गया और वह घर आ गई। अगले दिन सांची इंतजार करती रही, लेकिन साहिल का फोन नहीं आया। दोपहर के बाद सांची ने उसे फोन किया तो उसने कहा, देखो सांची, मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। हमने ये सोचकर रिश्ता किया था कि तुम्हारे पापा की मार्केट में अच्छी खासी दुकान है तो वे अच्छी शादी करेंगे, लेकिन अब जब तुम्हारे पापा की दुकान ही नहीं रही तो यह कहते हुए साहिल थोड़ा रुक गया। फिर बोला, वो मेरे पिता रिश्ते के लिए इनकार कर रहे हैं। लेकिन साहिल, क्या तुम पैसों के लिए मुझसे शादी कर रहे थे? सांची ने गुस्से में कहा। यह सुनकर साहिल ने बहुत बेशर्मी से जवाब दिया, आजकल पैसा तो सबको चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है, इसमें गलत क्या है? सांची ने गुस्से में कहा, मैं अब तुम जैसे लालची से शादी भी नहीं करना चाहती। वो तो अच्छा हुआ तुम लोगों का असली रूप सामने आ गया। सांची ने फोन काट दिया और रोते हुए मम्मी के पास पहुंची। उसने मम्मी को सारी बात बता दी। कविता ने कहा, बेटी अपने पापा को ये सब मत बताना, मैं बाद में बता दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। श्याम जी अभी शादी की चिंता में डूबे थे कि इतने कम समय में सारी तैयारियां कैसे होंगी। एक दिन कविता ने उनसे कहा, आपको एक बात बतानी थी, हमें सांची का रिश्ता कहीं और करना पड़ेगा। वे लोग अब हमारे घर से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं। साहिल को सांची ने सब बता दिया है। यह सुनकर श्याम जी को गहरा धक्का लगा। हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बच्ची का? पापा आप चिंता ना करें, वे पैसे के लालची थे, शादी के बाद भी परेशान करते रहते। श्याम जी चुप हो गए, जैसे मन के एक कोने में कुछ टूट गया। सारे बने हुए काम बिगड़ते चले जा रहे थे। पूरे जीवन की प्रतिष्ठा भी धूल में मिल गई। सबको इस रिश्ते के बारे में पता है, अब क्या होगा? यही सोचकर उनकी आंखें नम थीं। वे बिना कुछ बोले शांत हो गए।
2 दिन बाद कविता ने कहा, चलिए आप मेरे साथ बाजार चलिए, कब से घर में बैठे हैं, मुझे कुछ सामान लाना है। श्याम जी बिना कुछ कहे चलने को तैयार हो गए। कविता जानती थी कि उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, जिससे उन्हें बाहर निकालना है। वह श्याम जी के साथ बाजार पहुंच गई। श्याम जी चुपचाप उसे खरीदारी करते देखते रहे, जैसे उन्हें कोई मतलब ना हो। तभी कविता ने कहा, आप यहाँ बेंच पर बैठ जाइए, मैं अभी अंदर स्टोर से सामान लेकर आती हूँ। भीड़ में आप परेशान हो जाएंगे। श्याम जी वहीं बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। श्याम जी ने मुड़कर देखा तो उनके बचपन का दोस्त मनोहर खड़ा था। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मनोहर ने पूछा। श्याम जी ने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, पत्नी को कुछ सामान लेना था, उसी के साथ आया हूँ। मनोहर ने पूछा, दुकान कैसी चल रही है? दुखती रग पर हाथ रखते ही श्याम जी उदास हो गए। अब तुझसे क्या छिपा है, दुकान में घाटा हो गया, इसी वजह से बेटी का रिश्ता भी हाथ से चला गया। मनोहर ने डांटते हुए कहा, इतना सब हो गया, मुझे एक फोन नहीं कर सकता था? भाई दिमाग ही कहाँ चल रहा है, तू बता क्या हाल है? श्याम जी ने बात बदलते हुए कहा। वो सब छोड़, मेरे साथ चल, मनोहर बोला। श्याम जी ने पूछा, कहाँ? मनोहर, चल बस भाभी से मैं बात कर लेता हूँ। वह स्टोर के अंदर गया और कुछ देर में बाहर आ गया। चल, मैंने भाभी से बोल दिया है, खड़ा हो। श्याम जी उसके साथ चल दिए। अब जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मनोहर उन्हें लेकर उसी बड़े स्टोर पर पहुंच गया। श्याम जी बाहर ही खड़े हो गए। अरे तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? इसी की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। अगर इसका मालिक मिल जाए तो उसका मुंह तोड़ दूं। मनोहर बोला, चल दोनों मिलकर उसका मुंह तोड़ते हैं। वह उन्हें अंदर ले गया और अंदर एक केबिन में ले गया, जो कि मैनेजर का केबिन था। इससे पहले कि श्याम जी कुछ समझ पाते, मनोहर ने मैनेजर से कहा, देखो ये मेरे खास दोस्त हैं और आज से इस स्टोर के मालिक, तुम हमारे दूसरे स्टोर का काम देखोगे। ले भाई, श्याम संभाल अपना स्टोर। श्याम जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोहर बोला, परेशान मत हो, मैं सब बता देता हूँ। मैंने तुझसे कई बार कहा तरक्की कर, लेकिन तू अपनी छोटी सी दुकान से खुश था, इसलिए मैंने तेरे पास ही यह स्टोर खोला। आज से यह तेरा स्टोर है। मेरे ऐसे 12 स्टोर अलग अलग शहरों में हैं। हमारी एक कंपनी है जो इन स्टोर की फ्रेंचाइजी देती है। श्याम जी बोले, लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। मनोहर बोला, मुझे पता है, तू चिंता मत कर, इसलिए मैंने तुझे बिना बताए ये स्टोर तेरे नाम पर रजिस्टर कर दिया है। पिछले 6 महीने से इसे चला भी रहे हैं, वो भी प्रॉफिट में। बस तू यहाँ बैठ, ये सब तेरा ही है। धीरे धीरे दुकान का लोन चुका देना, यह स्टोर तेरा हो जाएगा। श्याम जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे किसी ने उनके अंदर प्राण फूंक दिए हों। मैं तेरा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? श्याम जी बोले, बहुत आसान है। ये जो मैनेजर है, ये मेरा बेटा है। मैं इसके लिए तेरी बेटी का हाथ मांगता हूँ। बोल, करेगा शादी? श्याम जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। एक पल में उनकी सारी परेशानी दूर हो गई। आज उनका भगवान पर विश्वास और भी पक्का हो गया। वे मनोहर के गले लगकर रोने लगे। कुछ ही दिनों में सांची का विवाह हो गया। अब उन्होंने संजय को भी वापस काम पर बुला लिया था।